कितना आया आंसर? चलो चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने? अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी at rupees 3000 per month and he would get an increase of rupees 100 per year. ठीक है। Find the total amount which he received in 25 years and अच्छा ठीक है, find the total amount which he receives in 25 years and the monthly salary in last year. तो ये जो बंदा है इसको 3000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है और इंक्रीमेंट हर साल के बाद होने वाला है। तो 3000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है, तो फर्स्ट ईयर में उसका सैलरी कितना होगा? नहीं नहीं, वो तो पर मंथ है ना 3000, तो पूरे साल का कितना होगा? 36,000 हो गया फर्स्ट ईयर का सैलरी। अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 100 पर ईयर। तो अगले साल उसका सैलरी कितना हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, 3100 पर मंथ हो जाएगा। पहले पर मंथ 3000 था ना, पहले पर मंथ का सैलरी 3000 था, अगले साल उसका पर मंथ का सैलरी 3100 रुपये हो जाएगा। एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 100 पर ईयर। चलो ठीक है, वैसे करके देखते हैं। 36,100 मेरे हिसाब से क्या होगा कि पर ईयर मतलब एक साल कंप्लीट होने के बाद उसका सैलरी पर मंथ बेसिस पे 100 रुपीज इंक्रीज होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि 3,100 पर मंथ होना चाहिए। पर ईयर लिखा है वो तो ठीक है, मतलब उनका क्या बोलना है कि पहले पूरे साल तक 3,000 3,000 3,000 3,000 ऐसे सैलरी रहेगी, अगले साल 3,100 3,100 3,100 वैसे सैलरी रहेगी। चलो दोनों वे से करके देखते कौन से वे से करेक्ट आ रहा है। तो पहला क्या था आपके हिसाब से? 36,100 होना चाहिए अगले साल। उसके बाद 36,200 होना चाहिए। ये ऐसे चलते जाएगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 25 ईयर्स। तो ये एपी है या जीपी है? एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 36,000 है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 100। मेरे हिसाब से ये गलत हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये सही रहेगा कि 3,100 पर मंथ। चलो चेक कर लेते हैं। एन इक्वल टू 25। एपी का सम का फॉर्मूला एन, यहाँ पे 25 है तो 25/2 इंटू 2 ए का वैल्यू 36,000, 2 इंटू ए मतलब 72,000 प्लस एन माइनस वन, 25 - 1 24 इंटू डी, डी कितना? 100 रुपया। चेक करो कितना आ रहा है आंसर इसके हिसाब से। $9,30,000। उनका आंसर क्या है चेक करते हैं। 12,60,000। चलो अब दूसरा वाला मैं जो बोल रहा था वो वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। मेरे लॉजिक के हिसाब से क्या हो रहा है? पहले पूरे साल में 3,000 का सैलरी, 3,000 3,000 पूरा साल चलते रहेगा, तो पहले साल में 36,000 सैलरी हो जाएगा। अगले साल 100 पर ईयर का मतलब क्या हो रहा है? देखो कि एक साल बाद उसका सैलरी 100 रुपीज से बढ़ेगा, बट सैलरी तो पर मंथ दिया है, तो इंक्रीज पर ईयर क्यों देंगे वो? एक साल बाद 100 रुपीज बढ़ने वाला है, बट वो जो 100 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा, सैलरी 3,000 पर मंथ दिया है। अगर मैं आपको एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉयर मैं आपको हायर करता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि आपका सैलरी हर हर महीने का 3,000 रहेगा और एक साल बाद 100 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा, तो आप तो यही सोचेगा ना कि हर महीने 100 रुपए का इंक्रीमेंट होगा हर महीने की सैलरी में, बराबर ना? तो अगले साल आपका सैलरी क्या हो जाएगा? 3,100 3,100, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो अगले साल का सैलरी कितना हो जाएगा? 3,100 इंटू 12 करोगे तो कितना? 37,200। उसके बाद 3,200 3,200, ये ऐसे चलते जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 38,400। तो इस हिसाब से हमारा एपी बनेगा जिसका फर्स्ट टर्म 36,000 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 1,200 है और एन 25 है। अब सम निकाल के देखो कितना आ रहा है। एस एन इज इक्वल टू 25 n/2 इंटू 2a मतलब 72,000 प्लस n - 1 इंटू 24 इंटू डी कितना? 1,200। कितना आ रहा है चेक करो।
12,60,000, ये ठीक है? नहीं, उनका सही है। देखो वो क्या बोल रहे हैं, सैलरी इंक्रीज 100 पर ईयर, मतलब क्या, पहले साल में तुम्हारा सैलरी 3,000 है तो पहले पूरे साल में 3,000 रहेगा। उन्होंने मंथली सैलरी दिया है 3,000 रुपए, कि 3,000 फर्स्ट मंथ का, 3,000 सेकेंड मंथ का, ऐसे मंथली तुम्हारा तुम्हारा पहले साल चलते रहेगा। उसके बाद पर ईयर, मतलब जब तुम अगले साल में एंटर करोगे तो तुम्हारा सैलरी 100 से इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज होगा? 100। पहले तुम्हारा तुम्हारा सैलरी कितना था? अब 100 से अगर इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा? ये लॉजिक है कि हर साल 100 का इंक्रीमेंट होगा, बट वो इंक्रीमेंट जो है वो मंथली वाले में लगाना है, क्योंकि सैलरी आपको मंथली दिया है। अब इसमें उन्होंने एक और चीज पूछा है कि उसका लास्ट ईयर में सैलरी कितना होगा। तो पहले साल में सैलरी 36,000 था, अगले साल में 37,200 है, फिर 38,400 है, ये ऐसे 25 साल तक चलेगा। तो लास्ट ईयर का सैलरी निकालना मतलब क्या निकालना होगा मैं? बराबर टी एन, मतलब T25 निकलना पड़ेगा कि 25th ईयर में कितना हो जाएगा, तो T25 निकलना है। तो एपी में टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है? 36,000, प्लस एन कितना? 25 माइनस वन, इंटू डी कितना? 1,200। तो कितना आ रहा है? 64,800 आएगा ना? 64,800। तो लास्ट ईयर में उसका सैलरी कितना है? 64,800। बट ये तो पूरे साल का है। मंथली सैलरी कितना हो जाएगा? 64,800 डिवाइडेड बाय 12, 5,400। मतलब लास्ट ईयर में उसका सैलरी होगा 5,400 पर मंथ। क्लियर है? समझा है सबको? ठीक है। इसी के बाद वाला सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सब लोग ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन बिना सोल्यूशन देखे। कितना आ रहा है आंसर? हमें फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। किसी का आंसर आया? लॉजिक समझा है क्वेश्चन का तुम लोग को? अच्छा, कुछ भी नहीं समझा? हाँ बराबर। देखो, एक पर्सन है, उसने 8,000 रुपये बोरो किया एट 2.76% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स मतलब 10 महीने में वो पेमेंट कर देगा पूरा, बराबर। तो इंटरेस्ट भी 10 महीने का लगेगा, है ना? जो लोन मैंने लिया है, अगर मैं लोन 10 महीने में रीपे कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट तो 10 महीने का ही लगाएगा ना बैंक मुझे।
तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 8000 मेरा प्रिंसिपल है, रेट कितना है 2.76, टाइम कितना है 10 मंथ्स, मतलब 10/12 ईयर्स हो गया, और नीचे जो 100 था वो, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। 184 आ गया। मतलब मैंने 8000 बोरो किया था प्लस 184 का इंटरेस्ट, तो टोटल मुझे 8184 पे करना है। ये पेमेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल बोले कुछ उन्होंने, कुछ बोला क्या, इक्वल नहीं, 10 इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाला हूँ मैं, बराबर। मतलब ये जो 10 इंस्टॉलमेंट्स हो गए इनका सम 8184 के बराबर आना चाहिए। तो ये 10 इंस्टॉलमेंट्स का सम होना चाहिए 8184। अब इंस्टॉलमेंट्स के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो कुछ तो लेट्स से वो एक्स है, तो अगला इंस्टॉलमेंट कितना होगा, उसका अगला 4x ना, 2x का डबल 4x, हर एक इंस्टॉलमेंट डबल हो रहा है। पहला अगर 100 है तो दूसरा 200, तीसरा 400, तो ये एपी है या जीपी है? मतलब हमारा जो भी इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करने वाले हैं वो एक जीपी बनने वाला है। अगर पहला इंस्टॉलमेंट ए है तो दूसरा 2A, फिर 4A, ये ऐसा चलता जाएगा जिसका सम वह 8184 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये जो जीपी है, इस जीपी का सम क्या होगा, सम ऑफ अ जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू आर रेज टू एन। आर कितना करूं, 2 करूं, बराबर R2 है ना यहाँ पे कॉमन रेशियो। एन कितना लिखूं, एन नहीं, एन नहीं ढूंढना है, उन्होंने बोल दिया ना 10 इंस्टॉलमेंट्स होने वाले हैं, एन 10 हो जाएगा। तो 2 रेज टू 10 -1 अपॉन आर -1, मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू 8184। तो ये हो जाएगा ए, 2 रेज टू 10 होता है 1024 -1, नीचे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8184। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 8184 डिवाइडेड बाय 1023, कितना आ रहा है, 8 आ गया। मतलब फर्स्ट टर्म पता चल गया हमें कि फर्स्ट टर्म 8 है, बराबर। अब हमें लास्ट टर्म निकलना है, ये वाले जीपी में कितने टर्म्स होने वाले टोटल, लास्ट टर्म निकालना मतलब 10th टर्म निकालना है। तो हमें इस जीपी का 10th टर्म निकालना है, T10 विच इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू n -1। ए का वैल्यू 8, आर का वैल्यू 2, एन की जगह पे 10, 10 -1 9, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 512 विच शुड बी इक्वल टू 8 2 16, 8 1 8 + 1 9, 8 5 40, 4096। क्लियर है? तो ये आ गया लास्ट टर्म। इसमें किसी को डाउट है? फर्स्ट टर्म पे निकाल लिया, लास्ट टर्म पे निकाल लिया, सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं? नीरज, नीरज समझाए? तेजल, धनराज, सिद्धि, कौन सा पार्ट नहीं समझा? अच्छा देखो, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने लोन लिया है 8000 रुपये का, उस पर हम लोग इंटरेस्ट भरने वाले एट 2.76% फॉर 10 मंथ्स। तो इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे पी की जगह पे 8000 लिखा, रेट दिया है 2.76% और टाइम है 10 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 10/12 ईयर्स, क्योंकि टाइम हमेशा ईयर्स में रखते हैं, और नीचे 100, तो यहाँ से इंटरेस्ट आ गया 184। ये क्लियर है? तो हमने 8000 रुपये बोरो किए थे प्लस इंटरेस्ट 184, तो हमें टोटल पेमेंट कितना करना है, मतलब 8184। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट कितना करना है, 8000 प्लस 184, मतलब 8184। अब ये पेमेंट करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने पेमेंट कैसे किए 10 इंस्टॉलमेंट्स में। पहला इंस्टॉलमेंट अगर ए है तो अगला इंस्टॉलमेंट पहले वाले का ट्वाइस है, मतलब 2 है, बराबर। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने खुद ही बोला है कि हम लोग जो 10 इंस्टॉलमेंट्स भरने वाले वो कैसे होने वाले, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इट्स ट्वाइस द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। तो पहला ए है तो अगला 2 है, उसका अगला क्या हो जाएगा सिद्धि,
सिद्धि अगला इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 3A कैसे क्या? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इट्स ट्वाइस द प्रीवियस, मतलब 4A हो जाएगा, फिर 8A हो जाएगा, ये ऐसे चलते जाएगा। हम लोग टोटल 10 इंस्टॉलमेंट्स भरने वाले। अब हम लोग ये इंस्टॉलमेंट्स भर क्यों रहे? ताकि हम लोग 8184 पूरा रीपे करें। मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट्स हम लोग भरने वाले हैं इसका सम 8184 के बराबर होना चाहिए। बराबर? सिद्धि सिद्धि ये पार्ट समझा है? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, फिर सिद्धि का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे इन सब का सम 8184 आना चाहिए। अभी ये तो जीपी है, मतलब इस जीपी का सम 8184 आना चाहिए, तो हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया और सम बराबर कर दिया 8184 के। ये हो गया जीपी का सम का फॉर्मूला, दिस शुड बी इक्वल टू 8184। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल गया विच इज इक्वल टू 8। फर्स्ट टर्म मिल गया 8। अब लास्ट टर्म निकालना है, मतलब 10th टर्म निकालना है, क्योंकि टोटल 10 इंस्टॉलमेंट्स है। तो टी एन के फॉर्मूला से यहाँ से हमने nth टर्म मतलब 10th टर्म भी निकाल लिया विच इज इक्वल टू लास्ट टर्म। हो गया चैप्टर कंसेप्ट वाइज तो हो गया। अब आ जाओ एक्सरसाइज 4C पे, सॉरी 4C नहीं 6C। एक्सरसाइज 6C पे आ जाओ सब लोग। आ गए? चलो पढ़ो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर्स इन आर इन एपी एंड देयर सम इज 21। बस यही तक पढ़ना है। सम इज 21, ठीक है। 3 नंबर्स एपी में है जिनका सम 21 है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ 1, 5 एंड 15 आर एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली दे फॉर्म अ जीपी, द नंबर्स आर। तो हमें 3 नंबर्स ढूंढने हैं एपी में जिनका सम 21 होना चाहिए, और जिनमें हमने 1, 5 और 15 ऐड कर दिया उन 3 नंबर्स में, तो जीपी बनना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए, क्या वो एपी है? क्या उनका सम 21 है? अब इनमें हमें क्या क्या ऐड करना है? 1, 5 एंड 15। तो पहले नंबर में 1 ऐड करो तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। अगला नंबर है 7, 7 में 5 ऐड करो तो 7 प्लस 5 12। अगला नंबर है 9, 9 में ऐड करो 15 तो 15 प्लस 9 24। क्या ये जीपी है? तो हो गया 1, 5, 15 ऐड करने पे जीपी बन गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बराबर है? सबको समझाइए। क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 पढ़ो। द सम ऑफ 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब ऐसे रे n-1 टर्म्स, मतलब टोटल n टर्म्स है। ध्यान देना, टोटल यहाँ पे लास्ट में भले ही n-1 है, ध्यान दो। जीपी कैसा? ये जीपी है या एपी है? पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 1/3 है, तीसरा टर्म 1/3 स्क्वायर है, चौथा टर्म 1/3 है। ये चल रहा है 1/3 सबसे पहले बताओ एपी है या जीपी है? जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है? 1/3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n-1 या n? n टर्म्स है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि लास्ट में अगर n-1 आ रहा है, मतलब n-1 टर्म्स हो गए, वैसे नहीं करना। देखो, अगर दो टर्म्स कंसिडर किए तो यहाँ पे 3:1 आता, मतलब 3 जितना भी पावर है उससे एक टर्म ज्यादा है। अगर 3 टर्म्स लेने हो तो यहाँ पे 3:2 आएगा। 3:2 आया मतलब 2 प्लस 1 3 टर्म्स है। यहाँ पे 3:3 आया तो 3+1 टोटल 4 टर्म्स है। मतलब देखो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे n-1 है तो n-1 प्लस 1 मतलब टोटल n टर्म्स है। और इस जीपी का हमें सम ढूंढना है। तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब इसको इतना तुम लोग कैलकुलेट करने की जगह पे एक चीज ध्यान दो, ये जीपी का, इस जीपी का एक टर्म का सम कितना होगा? सम ऑफ वन टर्म्स।
वन हो जाएगा। सम ऑफ वन टर्म्स मतलब क्या, सिर्फ एक ही टर्म कंसिडर करना है। इस जीपी का अगर एक ही टर्म कंसिडर किया तो वो तो फर्स्ट टर्म वन है, तो सम ऑफ वन टर्म्स इक्वल टू वन होना चाहिए। अब ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया है, अच्छा ऑप्शन में ऐसे कुछ नहीं दिया। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला सही करना पड़ेगा। चलो फॉर्मूला लगाओ। अब फॉर्मूला में ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए का वैल्यू कितना है, तो ए की जगह पे वन आ गया। आर कितना है, तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री रेज टू एन माइनस वन अपॉन वन बाई थ्री माइनस वन। नीचे वन बाई थ्री माइनस वन है, वन बाई थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा टर्म क्या बना है, वन बाई थ्री रेज टू एन माइनस वन अपॉन माइनस टू बाई थ्री। इसको ऐसे लिख सकते क्या, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। ऊपर जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री रेज टू एन, और नीचे वाला टर्म टू बाई थ्री। हाँ वो भी करना है, ठीक है, पहले तो माइनस टर्म हटा देते हैं। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला टर्म हो गया वन माइनस वन बाई थ्री रेज टू एन, नीचे हो गया टू बाई थ्री। क्लियर है। अब ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो थ्री बाई टू हो जाएगा, वन माइनस वन बाई थ्री रेज टू एन। यहां तक क्लियर है। अब एक्चुअली उन्होंने क्या दिया है सम, मेरे हिसाब से नन ऑफ दिस होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इसके आंसर में कहीं ना कहीं पे तो एन आना ही चाहिए। एन का टर्म कहीं ना कहीं पे आना ही चाहिए, उनके ऑप्शन में एन आ ही नहीं रहा है। चेक करो इसका आंसर कितना दिया है पीछे, सिक्स। इसी का सेकंड आंसर कितना दिया उन्होंने, चेक करो पीछे, नन ऑफ दिस बराबर। एग्जैक्ट टर्म आ ही नहीं सकता है, हम लोग एन सम का टर्म्स ढूंढ रहे हैं, तो एन का वैल्यू आना ही चाहिए कहीं ना कहीं पे, एन हटेगा ही नहीं, मतलब हमारे सम में एन आना ही चाहिए। ये क्लियर है। हाँ इक्वेशन सही बनेगा, डेफिनेटली इक्वेशन ही बनेगा जिसमें एन कहीं ना कहीं पे होगा। हाँ, क्योंकि उनके वैल्यूज जो आ रही है ऑप्शन ए बी और सी, उसमें तो एन कहीं पे है ही नहीं, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इक्वेशन बनेगा एक जिसमें एन होगा। सबको क्लियर है ये। किसी को डाउट है क्या। हमने वैसे भी जब अगर देखा था, हम लोग ने सम ऑफ वन टर्म ढूंढा था, सम ऑफ वन टर्म, तो वो वन आया था। ऑप्शन में तो कहीं पे वन है ही नहीं, ऑप्शन है टू बाई थ्री, थ्री बाई टू, फोर बाई फाइव, तो वन तो था ही नहीं। तो वहीं से हमें पता चला कि हमारे ऑप्शंस में जो एग्जैक्ट वैल्यूज आ रहे हैं वो नहीं होगा। जो भी ऑप्शन होना चाहिए था एन की टर्म्स में कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक भी ऑप्शन एन की टर्म्स में नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन थ्री ट्राई करो, क्वेश्चन थ्री। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन थ्री में जो सीरीज दी है वो ईपी है या जीपी है। जीपी है। इनफाइनाइट जीपी के सम में दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी के सम में दो अलग अलग केसेस बनते हैं। पहला केस क्या था, माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा, बराबर ना। तो जो दो केसेस बनते हैं इनफाइनाइट जीपी के सम के केस में, पहला केस होता है कि आर का वैल्यू वन से बड़ा होगा और आर का वैल्यू माइनस वन से छोटा होगा, तो इस केस में सम अनडिफाइंड होता है। बट अगर आर का वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में रहा, तो आर का वैल्यू डिफाइंड, मतलब सम का वैल्यू डिफाइंड होता है, और वो कितना होता है, सम कितना होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। अब हमारे क्वेश्चन में आर कितना है, इसमें आर का वैल्यू कितना है,
2/3 है, 2/3 मतलब 0.66, मतलब ये वाली कैटेगरी में आ गया वो, -1 से 1 की कैटेगरी में। तो हमारा सम डिफाइंड होगा और वो इतना होगा। तो ए है, ए कितना दिया था क्वेश्चन में, 1, आर कितना है 2/3, तो 1 माइनस 2/3, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1 3 -2/3, तो ये जगह 1/1/3 विच इज इक्वल टू 3, तो सम हो जाएगा 3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, किसको डाउट है क्या इसमें? हाँ तो फिर वो हो जाएगा 1/1 माइनस 0.666666, तो 2.999 आएगा विच इज इक्वल टू 3। वैसे भी कर सकते हो। किसी को डाउट है? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4, the sum of first two terms of a GP is 5/3 and sum to infinity of the series is 3, the common ratio is। चलो सब लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन। हो सकता है, मोस्टली तो 2/3 होगा, चेक करते हैं एक बार। किसी और का आंसर आया क्या? 2/3 आया है, चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5/3। तो जीपी के फर्स्ट टू टर्म्स का सम 5/3 है, मतलब ए इंटू आर रेस टू 2 -1 अपॉन आर -1। दो टर्म्स का सम ले रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला में एन की जगह पे 2 पुट करोगे। इसका वैल्यू कितना दिया उन्होंने, 5/3। और आगे क्या बोला उन्होंने, एंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3। इनफाइनाइट तक अगर सम लेंगे तो इनफाइनाइट तक सम क्या होता है, 1/a/1 - r, बराबर है। इसका वैल्यू कितना है, कितना दिया क्वेश्चन में, 3 दिया है। अब एक चीज का ध्यान देना, फॉर्मूला में आप यहाँ पे ये जो ये यहाँ लिखा है r² - 1/r - 1 लिखा है, इसकी जगह पे अगर मैं ये भी लिखता उल्टा, दोनों साइड पे उल्टा, ऊपर r² - 1 है तो 1 - r² कर दो, नीचे r - 1 है उसको भी उल्टा कर दो। अगर दोनों को उल्टा लिखा तो भी चलेगा, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - r²/1 - r। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे a/1 - r का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे भी है a/1 - r, तो इसकी जगह पे 3 लिख दो सीधे। क्योंकि पहले क्या दिया था उन्होंने, पहला जो 5/3 है, 5/3 कितने टर्म्स का सम है, वो 2 टर्म्स का सम है। 2 टर्म्स मतलब फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट, इसलिए वहां पे फाइनाइट का फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद बोला इनफाइनाइट का सम 3 है, तो वहां पे इनफाइनाइट का फॉर्मूला यूज कर लिया। क्लियर है? हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, कि फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, तो ए प्लस ए आर इक्वल टू 5/3, ये भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे जो 2 स्टेप्स लिखे वो सबको समझे, ये दोनों सबको समझाया क्या? अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी कितना दिया उन्होंने, 5/3, बराबर क्वेश्चन में।
अब जीपी का मुझे दो टर्म्स का अगर सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या तो ये फॉर्मूला यूज करो या फिर ए इंटू वन माइनस आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर, बराबर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो ए इंटू वन माइनस आर रेस टू कितना करो, टू करो, तो ये हो जाएगा वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर इक्वल टू फाइव बाई थ्री हो गया, क्योंकि दो टर्म्स का सम कितना दिया है, फाइव बाई थ्री। ये हो गया पहला इक्वेशन। क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स ले तो सम थ्री होना चाहिए। इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, इसका वैल्यू थ्री है, ये क्लियर है। अब यहां पे ये जो ए अपॉन वन माइनस आर है, इसकी जगह पे डायरेक्टली ये थ्री लिख दूं क्या, क्योंकि ए अपॉन वन माइनस आर थ्री है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, ए अपॉन वन माइनस आर की जगह पे थ्री लिख दिया, बचा क्या, सिर्फ वन माइनस आर स्क्वायर, तो थ्री इंटू वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू फाइव बाई थ्री। अब थ्री को यहां शिफ्ट कर दो तो थ्री वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली वी विल हैव वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू फाइव बाय नाइन हो जाएगा। थ्री जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा इस साइड में डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में आके, तो नीचे थ्री इंटू थ्री हो जाएगा, तो फाइव बाई नाइन। अब हमें आर स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करना है, फाइव बाई नाइन को यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा वन माइनस फाइव बाई नाइन इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, नाइन इंटू वन नाइन, नाइन माइनस फाइव फोर, तो ये हो जाएगा फोर बाई नाइन। अगर आर स्क्वायर फोर बाई नाइन है तो आर कितना हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो फोर का स्क्वायर रूट टू और थ्री, टू बाई थ्री। क्लियर है। ऑप्शन से कैसे करोगे इसमें, ऑप्शन से कैसे करोगे बट, आपको आर का वैल्यू ढूंढना है तो आपको ऑप्शन से अगर करना है तो एक ही चांस है। देखो ये दो इक्वेशंस बना दिए आपने, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, आर की वैल्यूज पुट करके देखो कौन से इससे, सबसे पहले तो ये इक्वेशन ज्यादा सिंपल है ऑप्शन से ट्राई करने के लिए, तो इसमें आर की वैल्यूज पुट करके देखो कौन से इससे सही आ रहा है, वो आप कर सकते थे। किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में, सबको समझाया क्या। क्वेश्चन फोर हो गया, क्वेश्चन फाइव पे आ जाओ। क्वेश्चन फाइव ट्राई करो सब लोग। कैसे करोगे क्वेश्चन फोर को, पी क्यू आर को कितना अज्यूम करोगे और एक्स वाई जेड को, टू फोर एट, ये भी चलेगा। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, आपने जो वैल्यूज अज्यूम किए उससे भी और सिंप्लीफाई वैल्यूज क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर आपको एपी में चाहिए, तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर को माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा वन माने, एक्स वाई और जेड जीपी में चाहिए, तो ये वन टू और फोर हो जाएगा। मतलब P का वैल्यू बेसिकली माइनस वन है, Q का वैल्यू जीरो है, R का वैल्यू वन है।
x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, x रेज टू कितना है, q माइनस आर। सो x रेज टू q माइनस आर इंटू y रेज टू r माइनस p, y रेज टू r माइनस p इंटू z रेज टू p माइनस q। इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। अब एक एक वैल्यू पुट करो। x का वैल्यू कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 रेज टू कितना, q माइनस आर। q का वैल्यू 0 है, r का वैल्यू 1 है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया 1 रेज टू -1। ठीक है। y का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 रेज टू y रेज टू कितना है, r माइनस पी। r का वैल्यू 1 माइनस पी, r माइनस पी मतलब देखो r का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू -1 है, तो 1 माइनस -1 p कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है। बाकी लोग, लास्ट टर्म है z रेज टू p माइनस क्यू। z का वैल्यू हमने 4 अज्यूम किया है, तो 4 रेज टू p माइनस क्यू। p माइनस क्यू मतलब क्या, p का वैल्यू -1 है, q का वैल्यू 0 है, तो p माइनस क्यू मतलब -1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 1 रेज टू -1 तो 1 होता है, 2 रेज टू 2 4 होता है, 4 रेज टू -1 को 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। तो इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि एक्स वाई जेड एपी में है, ए बी सी जीपी में है, तो आपके हिसाब से कोई भी वैल्यू अज्यूम करो। सिर्फ ध्यान देना कि अगर उन्होंने बोला ए बी सी एपी में होने चाहिए, तो अज्यूम करते टाइम ऐसे अज्यूम करना जो एपी में रहेगा। पी क्यू आर हमें उन्होंने ईपी में बोले थे, तो हमने पी क्यू आर की वैल्यूज क्या क्या अज्यूम की, -1 0 और 1 ईपी में चाहिए थे। एक्स वाई जेड उन्होंने बोला कि जीपी में होने चाहिए, तो हमने उनको जीपी में रखा 1 2 एंड 4। उस हिसाब से फिर हमने वैल्यूज पुट किया और ऑप्शन ट्राई किया, मतलब ऑप्शन ही नहीं ट्राई किया हमने, उससे भी आंसर सेम आएगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कुछ नहीं, मतलब कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ, 2 रेज टू -1 इज 1/2। क्लियर है सबको ये। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 70। बस यही तक पढ़ना है। ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहले ऑप्शन में जो 3 नंबर्स है, क्या वो जीपी में है क्या, नहीं है, चलो भूल जाओ। सेकंड वाले जीपी में है क्या, और उनका सम 70 है क्या, तो ये ऑप्शन ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए, तो चेक करते हैं ये ऑप्शन क्वेश्चन की बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। अगली कंडीशन क्या है, इफ द टू एक्सट्रीम्स बी मल्टीप्लाइड ईच बाय 4, मतलब दोनों एक्सट्रीम्स, तो हमारे ऑप्शन में 10 और 40 एक्सट्रीम्स है, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, 40 को 4 से करोगे तो 160 हो जाएगा। ये बराबर है, दोनों एक्सट्रीम्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक ठीक है। एक्सट्रीम्स मतलब अगर बहुत सारे नंबर्स दिए हुए, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया 40, 40 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया 160। ये क्लियर है। एंड द मीन बाय 5, मीन मतलब मिडल वाला नंबर। वैसे भी 10 और 40 का मिडल नंबर कौन सा हो जाएगा, नहीं यहाँ पे उन्होंने मीन नहीं लिखना चाहिए था। इफ द टू एक्सट्रीम्स बी मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द मीन बी मल्टीप्लाइड बाय 5, द प्रोडक्ट्स आर इन एपी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एंड द मीन बाय 5, मतलब जैसे हमने एक्सट्रीम्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, मिडल टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करो। हमारे ऑप्शन में मिडल टर्म कौन सा है, 20। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो 3 नए टर्म्स बने हैं, दे शुड बी इन एपी, ये एपी में होने चाहिए। चेक करते हैं क्या ये तीनों टर्म्स एपी में है, क्या क्या क्या, 40 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी 100 आ रहा है, हाँ बराबर, ठीक है वो भी 100 आ रहा है।
तो 40 और 160 का मीन आ गया 100। क्या ये तीनों एपी में है? तो ऑप्शन बी ने सेटिस्फाई कर लिया तीनों कंडीशन, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या कुछ में? ऑप्शन सी में भी सेम ही होगा, ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई करेगा इसको। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन बी अगर दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी डेफिनेटली आएगा, बोथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो आपको ऑप्शन डी को टिक करना होगा वैसे केस में। लास्ट में क्या बोला मैंने, समझा क्या? चलो ऑप्शन सी चेक करते हैं। क्या ऑप्शन सी जीपी में है? क्या उनके तीनों का सम 70 है? अब एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो। पहला एक्सट्रीम 40 है, 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया 160। दूसरा एक्सट्रीम 10 है, 10 को मल्टीप्लाई किया 100। इन दोनों का मीन कितना आ जाएगा? सॉरी, 10 को भी मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये हो जाएगा 40। इन दोनों का मीन 100 आ जाएगा। क्या ये तीनों एपी में है? हाँ एपी में है, बराबर। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ। क्लियर है? सबको समझाइए। क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 ट्राई करो। 10, 20, 40 और 80। तो फिर क्वेश्चन को उनको चेंज करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग इन एक्सट्रीम्स का तो प्रोडक्ट ले लेते कि 10 इंटू 4 40, 80 इंटू 4 320। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके बाद जो मीन है, द एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द मीन बाय 5। तो क्वेश्चन का यहाँ पे बेसिकली बोलना क्या है, मीन मतलब एक्चुअली वो ये बोल रहे हैं कि मिडल टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ पे मिडल टर्म किसको लोगे, 20 को या 40 को? किसको लोगे फिर? नहीं, वो तो 30 हो जाएगा। 30 इंटू 5 150 हो जाएगा। ये तीनों ईपी में बनेगा ही नहीं, उस हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो अगर उनको 4 नंबर्स इंक्लूड करने, तो उनको क्वेश्चन की कंडीशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब वो मीन बोल रहे हैं, तो इन दोनों में से किसको मीन कंसिडर करें? कोई सेंट्रल वैल्यू है ही नहीं। तो इसलिए जब ये क्वेश्चन बनेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे टाइप का कंडीशन बनेगा, तो उसमें डेफिनेटली 3 ही नंबर्स होंगे। क्योंकि अगर 4 नंबर्स ले लिए, अगर 4 नंबर्स कंसिडर किए, पहला हम लोग पहला कंडीशन तो चेक कर लेंगे एक्सट्रीम्स वाला। एक्सट्रीम्स को 4 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बट मीन को, सेंट्रल वैल्यू को 4 5 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे तुम? यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं कौन सी है। क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15। यही तक पढ़ना है। चलो चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में जो 3 नंबर्स दिए, क्या वो एपी में है? हाँ है ना, आई थिंक है। -21 इसका कॉमन डिफरेंस है। तीनों नंबर्स एपी में है और तीनों नंबर्स का सम 15 है। तीनों नंबर्स का सम भी 15 है। 26 प्लस 5 31, 31 माइनस 16 15 आ गया। तो इसने तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, अगली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक करते हैं। इफ 1 4 एंड 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, द रिजल्ट्स आर इन जीपी। तो हमारे 3 नंबर्स हमने जो कंसिडर किए वो है 26, 5 एंड -16। इसमें ऐड करना है, पहले वाले में 1 ऐड करना है, दूसरे वाले में 4 ऐड करना है और तीसरे वाले में 9 ऐड करना है। तो 26 प्लस 1 27, 5 प्लस 4 9, -16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? -16 प्लस 9 कितना होगा? -7। क्या ये जीपी में है? नहीं है, तो ये नहीं हो रहा है। सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अच्छा सॉरी 19 है क्या, तो यहाँ पे +9 नहीं +19 होना चाहिए। -16 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 3। अब क्या ये जीपी में है? तो ये तीनों जीपी में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन ट्राई क्यों करना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि एक ही आंसर करेक्ट होता है। एक ही आंसर करेक्ट है तो आपको ए ऑप्शन सही आ गया, फिर बाकी ट्राई ही नहीं करना है। आपके जो भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, हाँ ए और बी दोनों क्या, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं,
तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अगर दोनों सही है ना, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में से एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा, बोथ ए एंड बी, ऐसा होगा 100%। अगर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने ओएमआर शीट पे अगर ए और बी दोनों को बबल कर लिया तो वो काउंट ही नहीं होता है, ए और बी दोनों को राउंड किया तो वो काउंट ही नहीं होता है, आपको एक ही राउंड करना होता है। तो इसमें डेफिनेटली ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी ऐसा हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो उस केस में आपको ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है? चलो चेक करते हैं ऑप्शन बी भी हो रहा है क्या। ऑप्शन बी एपी है क्या, 258, क्या उनका सम 15 है? अब 2, 5 और 8 में ऐड करते हैं 1, कितना था 1, 4 और 19, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 4 9, 19 प्लस 8 27, तो ये भी जीपी बन गया। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यस ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन सी एपी है ही नहीं, ऑप्शन सी तो एपी ही नहीं है, बराबर ए और बी दोनों करेक्ट है। ये क्लियर है ये सब? क्वेश्चन 7 हो गया, अब क्वेश्चन 8 पढ़ो। गिवन दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड एक्स रेस टू पी क्यू रेस टू, सॉरी क्या, वाई रेस टू माइनस क्यू, जेड रेस टू सिग्मा, माइनस क्यू या प्लस क्यू, प्लस क्यू ना, एंड जेड रेस टू सिग्मा, देन 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई सिग्मा आ रही। तो चलो एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो क्या करोगे? अज्यूम करोगे क्या क्या अज्यूम करोगे एक्स वाई जेड को? 1 2 4 6 आंसर है, 6 क्या? उन्होंने पूछा 1 बाई पी 1 बाई क्यू और 1 बाई सिग्मा किस में, एपी में है, जीपी में है, या बोथ एपी जीपी है, या नन ऑफ दिस। तो 6 क्या है गौरव? अच्छा 9 नहीं, 8, 8 वाला करना है, 8 वाला करना है। देखो उन्होंने क्या बोला है, एक्स वाई जेड जीपी में होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 4। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक्स रेस टू पी इक्वल टू वाई रेस टू क्यू इक्वल टू जेड रेस टू सिग्मा, ये बोला है क्वेश्चन ने, बराबर। आदित्य, आदित्य आवाज आ रही है मेरी? अच्छा आदित्य को आवाज नहीं आ रही। गौरव आवाज आ रही है? तीनों टर्म्स इक्वल होते तो हम लोग क्या करते हैं, अगर तीन टर्म्स आपस में इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं? बराबर। एक चीज ध्यान दो, बाकी लोग, जिन लोग का कौन से चैप्टर में पढ़ा था वैसे हमने ये, रेशियो प्रोपोर्शन में क्या, हाँ रेशियो प्रोपोर्शन। अब तुम बाकी लोगों का मतलब कृणाल, मोहम्मद अंसारी, सिद्धि वगैरह जो भी है बाकी लोग, आप लोग का रेशियो प्रोपोर्शन हुआ है, तो आप लोग ध्यान दो, अगर तीन टर्म्स आपस में इक्वल दिए है तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को के बराबर मानेंगे। इन तीनों को किसके बराबर मानेंगे? के बराबर मानेंगे। अब यहाँ पे इंडिविजुअली अज्यूम करो, एक्स रेस टू पी इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 रेस टू पी इक्वल टू के। दूसरा क्या है, y रेस टू क्यू इक्वल टू के, y का वैल्यू 2 है, तो 2 रेस टू क्यू इक्वल टू के, z रेस टू सिग्मा इक्वल टू के, उसमें z का वैल्यू कितना है 4, तो 4 रेस टू सिग्मा इक्वल टू के। यहां तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब क्या करो, p को यहां शिफ्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा k 1 इक्वल टू k रेस टू 1 बाई पी। क्लियर? q को वहां शिफ्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 2 इक्वल टू k रेस टू 1 बाई क्यू। सिग्मा को वहां शिफ्ट कर देंगे तो 4 इक्वल टू k रेस टू 1 बाई सिग्मा। यहां तक क्लियर है? अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा k रेस टू 1 बाई पी मल्टीप्लाई बाई k रेस टू 1 बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई k रेस टू 1 बाय सिग्मा इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 8, 1 इंटू 2 इंटू 4 8। समझाइए।
एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन में जो जो कंडीशंस दी हमने वो सेटिस्फाई किए गए, चेक करो। एक्स वाई जेड जीपी में होना चाहिए, तो हमने एक्स को 1, वाई को 2 और जेड को 4 कंसिडर किया। उसके बाद उन्होंने बोला एक्स रेस टू पी इक्वल टू वाई रेस टू क्यू इक्वल टू जेड रेस टू सिग्मा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को कंसिडर किया, फिर एक्स रेस टू पी को बराबर कर दिया के, तो 1 रेस टू पी इक्वल टू के, तो यहां से ये तीन इक्वेशंस बन के आई। फिर हमने ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब के रेस टू 1 बाई पी इंटू के रेस टू 1 बाई क्यू इंटू के रेस टू 1 बाई सिग्मा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो राइट साइड में उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, मतलब के रेस टू 1 बाई पी 1 था, के रेस टू 1 बाई क्यू 2 था, के रेस टू 1 बाई सिग्मा 4 था, तो राइट साइड में 1 इंटू 2 इंटू 4 आ जाएगा। याद है, क्लियर है? तो यहां से अब इन तीनों का बेस अगर सेम है, यहाँ पे के और के है, तो ये हो जाएगा के रेस टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई सिग्मा इक्वल टू 8। बट इससे कुछ हो रहा है क्या? इससे तो नहीं होगा। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, चलो दिमाग लगाओ अभी। एक्स वाई जेड जीपी में होने चाहिए एंड एक्स रेस टू पी इक्वल टू वाई रेस टू क्यू इक्वल टू जेड रेस टू क्यू, जेड रेस टू सिग्मा। बट इसके आगे क्या किया था फिर हमने? नहीं नहीं, रुक जाओ। चलो तुम लोग तब तक नाइन्थ वाला सोचो, मैं एट्थ वाला करता हूँ। नाइन्थ वाला ट्राई करो तुम लोग, बाकी लोग, बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया नाइन्थ वाला ट्राई करो। मनीषा, आपको याद है क्वेश्चन कैसे किया था हमने? अच्छा ठीक है। हाँ, कैसे किया इसके आगे फिर? हाँ। हम्म। मतलब के रेस टू 1 बाई पी, के रेस टू 1 बाई क्यू, के रेस टू 1 बाई सिग्मा इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऐसा? हाँ फिर? बराबर। ओके। इसके बाद क्या करेगा मनीषा फिर? इससे भी आई डोंट थिंक हम लोग कुछ डिटरमाइन कर सकेंगे। अच्छा गौरव, क्या किया था हमने? एक सेकंड, क्या 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 क्या, 2:, हम्म। हम्म। अच्छा, ये ऐसे क्यों किया हमने, की रेस टू 1/2? अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड।
एट वाले का आंसर उन्होंने पीछे देखो तो क्या दिया है, एपी दिया है क्या, एट वाले का आंसर एपी दिया है ना। एट एट वाले का आंसर उन्होंने एपी दिया हुआ है। हम्म। ये यहाँ पे। हम्म। हाँ वही, वो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने 2:2 लिखा है, यहाँ पे 2:1 लिखा है, यहाँ पे 2:0 लिखा है। तो इसके बाद हमने ये अज्यूम किया होगा कि k का वैल्यू 2 अज्यूम करते हैं, k का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2:0 इक्वल टू 2:1/p। तो यहाँ से 1/p का वैल्यू 0 आया। उसके बाद ये बन जाएगा 2:1 इक्वल टू 2:1/q। तो यहाँ से 1/q का वैल्यू 1 आया। फिर यहाँ से 2:2 इक्वल टू 2:1/सिग्मा। तो यहाँ से 1/सिग्मा का वैल्यू 2 आया। तो बेसिकली 1/p, 1/q और 1/सिग्मा, ये हो गए 0, 1 और 2 विच आर इन ईपी, तो ये हो गया जीपी। बट इससे सिंपल सॉल्यूशन और कोई हो सकता है क्या, रुको। चलो एथ वाला अभी के लिए पेंडिंग रखो, एथ वाला बाद में देखते हैं। एथ वाले को सर्कल करके रखो। नाइन्थ वाला हो गया, या नाइन्थ वाले में डाउट है किसी को? नाइन्थ वाला सबका बाकी लोगों का हो गया। नाइन्थ वाले में आपको क्या करना है, क्या बोला है नाइन्थ वाले में, द टर्म्स आर इन एपी, तो आपको ढूंढना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेसिकली डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो जो आपको तीन टर्म्स दिए वो क्या है, पहला टर्म 2x है, उसके बाद x+10 है, और उसके बाद 3x+2। ये तीनों एपी में होने चाहिए। अगर ये तीनों एपी में होने चाहिए तो दिस माइनस दिस, मतलब x+10 माइनस 2x शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब 3x+2 माइनस x माइनस 10, x माइनस 2x माइनस x, ये +10 वैसा का वैसा, 3x माइनस एक्स, 2x, 2 माइनस 10 -8, -8 को यहाँ शिफ्ट करो, माइनस एक्स को यहाँ शिफ्ट करो, 10+8 18, 2x+6 3x, तो यहाँ से x इक्वल टू 6। ऑप्शन सी नाइन्थ वाला हो गया। टेंथ वाला, ये लेक्चर के बाद आपका 5 बजे ना लॉ का लेक्चर, तो 4:30 से 4:45 में 15 मिनट में कर लेंगे। अब टेंथ वाला जो है वो सीधे एक प्रॉपर्टी है, ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ने वाले कि तीन चीजें होती है, एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे, और इसमें एक और कंडीशन होता है, ये जो इक्वेलिटी का साइन है ये कब आता है, जब सारे क्वांटिटीज आपके डेटा में सारे क्वांटिटीज इक्वल। अगर सारे क्वांटिटीज अनइक्वल है, अगर सारे क्वांटिटीज अनइक्वल है तो ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, तो फिर बनेगा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब टेंथ वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इफ ए बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज, यहाँ पे क्वांटिटीज अनइक्वल है एक्स एंड वाई, एंड जी बी दर ज्योमेट्रिक मीन। अगर अनइक्वल है तो सिर्फ क्या आएगा, ए ग्रेटर देन जी। तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ए ग्रेटर देन जी। ये प्रॉपर्टी सीधे ये लिख लो, लिखना मत वैसे भी, अभी हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे तब उसमें लिख लेंगे। टेंथ के बाद 11th वाला ट्राई करो। 11th, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 40। तो चलो चेक करते हैं। पहला जो ऑप्शन है 72 और 8, उसका अर्थमेटिक मीन 40 आ रहा है क्या? पहला ऑप्शन है 72,8, उसका अर्थमेटिक मीन 40 आ रहा है। ऑप्शन बी में भी 40 आ रहा है, ऑप्शन सी में भी 40 आ रहा है। तो ए बी सी तीनों ने पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 24। ज्योमेट्रिक मीन निकालो।
72 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का? हाँ, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 8 का रूट 24 आया। तो ऑप्शन ए ने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी और सी दोनों सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? किसी को डाउट है कि अब तक जितना सॉल्व किया उसमें किसी को डाउट है? नहीं है। अब ये एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन बचे और 12 से लेके कहाँ तक है? 30 तक है ना। चलो 12 से लेके 20 तक होमवर्क करके आना, 12 से लेके 20 तक ट्राई करके आना, होमवर्क ले लो। उसमें जो जो डाउट रहेगा डिस्कस कर लेंगे, बाकी हम लोग बचे हुए कल करेंगे। 12 से लेके 20। एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने वाले एक बार पूरा चैप्टर होने दो, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन बैंक में मैं बताऊंगा कौन से टाइप के क्वेश्चन में क्या अज्यूम करना है और कैसे ट्रिक लगाना है, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जो बहुत ही वाहियात क्वेश्चन दिए जो एग्जाम में यूजुअली आते हैं नहीं, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक लेक्चर लेने वाले हैं। उसमें आने ही वाले बहुत डाउट्स आने वाले हैं, क्योंकि वही प्रॉब्लम है एडिशनल क्वेश्चन बैंक में उन्होंने जो टाइप के क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चन पूरे अजम्पशन बेस्ड है कि हमें ए बी सी के ये वैल्यूज अज्यूम करने हैं तो आंसर ऐसा आएगा, तो वो मैं बता दूंगा वो क्वेश्चन मतलब उस कैटेगरी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब भी के लिए 12 से लेके 20 होमवर्क करके आओ, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन बैंक पूरा एक लेक्चर में पूरा एडिशनल क्वेश्चन में हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। बट एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे इतना फोकस करो मत, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ पूरा ही छोड़ के जाना है, एक बार देख के जाना है डेफिनेटली, बट वो टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो हम लोग एक्सरसाइज सी में कर रहे हैं, सी और डी में। होमवर्क में क्या क्या 12 से लेके 20 इतना करके आना। चलो अब जिनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डाउट है वो लोग रुको, बाकी लोग जा सकते। बताओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कौन सा डाउट है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या? सबसे पहले एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जाता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 वो जॉनसन वाला है क्या क्वेश्चन नंबर 5? हाँ, टॉम डिक हैरी कुछ तो है ना वो, या जॉनसन वगैरह, हाँ वो तो हम लोग को क्लास में ही करना है, वो कर लेंगे। वो एपीजीपी के बाद अभी कौन सा ले? हाँ हाँ वही, पर परमिटेशन कॉम्बिनेशन लेने वाला था मैं, पर तुम लोग का परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है ना। बट मेरे को परमिटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम ये है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत ही दिक्कत आ रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज में उनको इतना प्रॉब्लम आ रहा था, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगा फिर। चलो देखते हैं, एक बार एडिशनल क्वेश्चन बैंक होने दो ईपीजीपी का, फिर डिसाइड करते हैं कौन सा चैप्टर लेना है उसके बाद। तो कौन से चैप्टर पे लूँ? ईपीजीपी पे ही लेते हैं। हाँ ठीक है चलेगा, एक बार एडिशनल क्वेश्चन बैंक हो जाए उसके बाद टेस्ट ले लेंगे उस पर। हाँ ये फिफ्थ वाला हम लोग करेंगे, फिफ्थ वाला बहुत ही लेंदी सॉल्यूशन है, ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो कृणाल ने क्या क्या डाला है, डाउट्स फोर आंसर, ये कौन से एक्सरसाइज के हैं वैसे कृणाल आपने जो लिखे है वो? हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका आ रहा है 9059.5, तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? 9061। आपका डाउट ये होगा कि 9061 को टिक करना चाहिए या नन ऑफ दिस को टिक करना चाहिए, बराबर ना? बट चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on half yearly basis। 9059.50 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें नन ऑफ दिस करना चाहिए। उन्होंने कितना दिया पीछे आंसर?
ठीक है, एग्जाम में इतना ज़्यादा एम्बिग्यूटी नहीं आएगा, इतने क्लोज ऑप्शन दे देंगे और नन ऑफ दिस भी देंगे, वैसे नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से इसमें नन ऑफ दिस करना चाहिए था। अगर यहाँ पे 9060 होता तो हम लोग मान लेते कि 9059.5 को राउंड ऑफ किया 9060 को 9061 पे लेके जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ये, इंस्टीट्यूट ये सेम क्वेश्चन सालों से छापते आ रही है, उनको तुम कितना भी बोलो कि ये क्वेश्चन में गलती है, वो लोग रेक्टिफाई नहीं करती। वो लोग ये सिर्फ एग्जामिनेशन में जब पेपर्स बनते हैं तब ये रेक्टिफाई होते हैं, मॉड्यूल में ये सब रेक्टिफिकेशन नहीं होता। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन डी में रैंडमली कोई भी वैल्यू होगी 9050। फिर उस केस में आप बोल सकते हो 9059.5 के सबसे करीब 9061 है, इसलिए 9061 को टिक करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद 13, 14, 15। मशीन कॉस्ट 5,20,000 विद एन, ये तो हमने किया है क्लास में, सेम क्वेश्चन क्लास में किया था हमने, ये वाला ना 13th वाला मशीन वाला। क्या दिया है, मैच नहीं हो रहा है, कितना दिया उन्होंने, 5,20,000 दिया है। 25 साल सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस विद 25% हायर कॉस्ट। 25,000 कितना, सैल्वेशन वैल्यू 3.5%। 16,046 आ रहा है क्या आंसर? हाँ, नहीं आपका आंसर कितना आ रहा था? 688। नहीं देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, 5,20,000 का मशीन है, बराबर। A machine costs 5,20,000 with an estimated life of 25 years. A sinking fund is created to replace it by a new model at 25% higher cost after 20 years. तो आज उस मशीन का वैल्यू 5,20,000 है। 25 साल बाद जब रिप्लेस करेंगे तो कॉस्ट 25% ऊपर आएगा, तो कितना आएगा? 6,50,000। और क्या बोला है, विद स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000। बट हमें 6,50,000 50,000 मतलब 6,50,000 पूरे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये जो पुराना मशीन है ना, उसको बेच के हमें 25,000 मिलने वाले, तो उसके 25,000 मिलेंगे, तो हमें नए कितने पैसे लगने वाले, 6,25,000। तो फ्यूचर में हमें 6,25,000 लगने वाले, मतलब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 6,25,000 है। अब आपको सी एफ निकालना है, तो आप सी एफ निकालने जाओगे तो आंसर आएगा 16,046। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16,046 तो उन्होंने दिया नहीं, बट सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, 16,050, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने क्या बोला, आप जो मशीन खरीदने वाले हो उसके लिए 25% ज्यादा पैसा लगने वाला है। तो आज 5,20,000 का है, उसमें 25% ऐड करोगे तो 6,50,000 लगने वाला है आपको। बट विद अ स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000। स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन मतलब पुराना जो मशीन है उसका स्क्रैप बेच के आपको 25,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो पुराना मशीन हम लोग बेच देंगे 25 साल बाद, उसका हमें 25,000 मिलने वाले, तो हमें नए पैसे कितने लगने वाले एडिशनल, 6,25,000 ही लगने वाले। तो हम लोग जो सिंकिंग फंड बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि उसका फ्यूचर में लगभग 6,25,000 होना चाहिए, बराबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में तो उनके आंसर गलत है। आपका आंसर कितना आ रहा है क्वेश्चन 14 का? ठीक है, क्वेश्चन 14 एक बार वापस ट्राई कर ही देना, पर यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, राजा 40 lakhs at his death, expected for 30 years and starts making equal installments commencing now at 3%। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू।
मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 81,628 आना चाहिए। 81,628। क्वेश्चन 14 फिर से ट्राई करना, उनके ऑप्शन गलत है, 81,628 आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 14 के बाद 15। अप्पू रिटायर्स 84,075। आपने क्या किया, कैसे किया? फ्यूचर वैल्यू कितना है? फ्यूचर वैल्यू तो उन्होंने दे दिया कि 40 लैक्स है ना? कौन सा फॉर्मूला यूज किया? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर या एन्युटी ड्यू? ड्यू है ना, कमेंसिंग नाउ, तो यहाँ पे ड्यू हो जाएगा। ठीक है, ड्यू लगा के देखो, 81,628 आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 15। अप्पू रिटायर्स एट 60 years रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 14,400 a year पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो पूरे साल में 14,400 मिलने वाले, बट ये दो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स मिलने वाले, तो उसको बेसिकली कैसे मिलने वाले पैसे? 6 मंथ्स पे 7,200, फिर वापस 6 मंथ्स पे 7,200, हर 6 महीने में 7,200 मिलेंगे उसको। टोटल पूरे साल में 14,400 मिलने चाहिए, तो 14,400 डिवाइडेड बाय 2 किया, क्योंकि जो 14,400 पूरे साल में मिलने वाले वो दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलने वाले, मतलब 7,200 7,200, ये ऐसा एन्युटी बनेगा बराबर। फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ रेकनिंग इज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 years एंड दैट इंटरेस्ट ऑफ 4% पेबल हाफ ईयरली। व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू इट्स पेंशन? सिंगल सम मतलब हमें क्या करना है, इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे सी एफ हो जाएगा 7,200, 1 - 1/1 + आई कितना दिया उन्होंने? 4%, बट हाफ ईयरली सेमी एनुअली, तो ये हो जाएगा 2%, मतलब 1.02। रेस टू कितना करो? 13 ईयर्स है ना, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो 26 करना पड़ेगा। तो रेस टू 26 डिवाइडेड बाय आई, आई का वैल्यू 0.02। चेक करो कितना आ रहा है आंसर। नहीं, पर यहाँ पे उन्होंने कंपाउंडिंग हाफ ईयरली भी बोला, और एक चीज बोला ना, ये जो 14,400 मिलने वाले अ ईयर, वो कैसे? पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। पूरे साल में 14,400 देने वाले, ये फिक्स है, बट ये हाफ ऑफ ईयर के इंस्टॉलमेंट्स में देने वाले, तो पहले हाफ ईयर में 7,200 देंगे, फिर हाफ ईयर में 7,200 देंगे। क्लियर है? अब इसका आंसर चेक करो कितना है। 144,871। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा फिर? कौन सा क्लोजेस्ट है? अब हमारा आंसर आया है 871। 871 के क्लोजेस्ट कौन है, 900 या 800? 900, तो आपको 900 पे टिक करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन बी। हो सकता है, नहीं, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम नहीं, वर्ड प्रॉब्लम ही आएगी एग्जाम में। 13 14 15 हो गया। हाउ टू अटेम्प्ट 5 6 9 10। हाँ, 5 वाला ठीक है, वो पेंडिंग है। 6 में क्या प्रॉब्लम? इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑफ मनी डबल एट 5? कितना दिया? एट 5% पर। ये किया था कि हमने एक बार? हाँ, मैंने तब भी बोला था कि आपका आंसर अगर 14 से 15 के बीच में आ रहा है, तो 14 से 15 के बीच में एक ही ऑप्शन देंगे एग्जाम में, वो 14 से 15 के बीच में एक ही ऑप्शन देंगे, बाकी ऑप्शन या तो 15 के ऊपर होगी या 14 के नीचे हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 14 से 15 के बीच में उन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं, वैसे एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम में 14 से 15 के बीच में एक ही ऑप्शन होगा। यही डाउट था ना? कौन सा वाला? 14th वाले में क्या दिया उन्होंने? उसको 40 लाख रुपए चाहिए जब वो मरेगा। अब ये बोल रहे कि वो 30 साल बाद मरने वाला है, मतलब उसको 30 साल बाद 40 लाख रुपए चाहिए, मतलब फ्यूचर वैल्यू 40 लाख हो गया बराबर। हाँ, आवाज आ रही है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजा एजेड 40 विशेष हिज वाइफ रानी टू हैव 40 lakhs एट हिज डेथ इफ हिज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज अनदर 30 years। मतलब उसको 30 साल बाद 40 लाख रुपए चाहिए।
मतलब फ्यूचर वैल्यू 40 लाख है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसका सीएफ कैश फ्लो कितना होना चाहिए कमेंसिंग नाउ। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का फॉर्मूला लगाओ और उसमें सीएफ निकालो, बराबर। और फ्यू 81,628 पूछा था, 81,628। क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 5 अगले लेक्चर में वापस डिस्कस करके फिर सिर्फ एक बार वापस ट्राई करके आना। 14 में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का फॉर्मूला लगा के आना और ट्राई करना आंसर कितना रहे। अब 5 6 5 तो ठीक है, 6 वाला मैंने बोल दिया कि ऑप्शन में वैसे होगा। उसके बाद कौन सा है, 9 और 10। A machine worth 4,90,740 is depreciated 15% on its opening value each year. सेम इसमें भी वही प्रॉब्लम है। इसमें आंसर कितना आ रहा था आपका, 4 ईयर्स 5 ईयर्स के बीच में आ रहा है या 5 ईयर्स 6 ईयर्स के बीच में आ रहा है ना। 5 और 6 के बीच में आंसर आ रहा होगा आपका कुछ। तो 5 और 6 के बीच में एक ही ऑप्शन है, बस उसको टिक करना है। हाँ, 9th के बाद 10th। 10th में भी वही है, 10th में आंसर मेरे हिसाब से 14 और 15 के बीच का आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी देखो, सिर्फ वो अकेला ऑप्शन है जो 14 और 15 के बीच में। यूजुअली ऐसे ऑप्शंस आते हैं। पर फिर भी चलो सेफ साइड, इसको कैलकुलेटर पे एग्जैक्टली कैसे निकालना है मैं वो दिखा दूंगा अगले लेक्चर में, याद दिलाना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट याद एक बार दिखाई देता हूँ कि कैलसी पे इसको एग्जैक्टली कैसे करते हैं, ताकि अगर ऑप्शंस ऐसे एकदम क्लोज क्लोज आए तो भी हमें करते आना चाहिए। क्यों 14 में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू में स्टेप 1 क्या होता है कि एन्यूटी रेगुलर रेगुलर लगाओ, है ना। स्टेप 2 क्या होता है, 1 + i से मल्टीप्लाई करो, बराबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहले तो एन्यूटी रेगुलर लगाएंगे तो 1 + i⁻⁻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 
मल्टीप्लाई करेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू कितना, 40 लैक्स। चलो तो यहाँ पे सी एफ की जगह पे सी एफ ही रहने देते अभी के लिए, लेफ्ट साइड में है 40 लाख सी एफ। आई कितना दिया है, 3% ना। ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी तो 1.03 रेज टू 30, 2.427 कुछ है, 1.03 रेज टू 30, तो ये हो जाएगा सी एफ, उसमें -1 किया मैंने, फिर डिवाइडेड बाय 0.03 किया और मल्टीप्लाई बाय 1.03 किया, तो मल्टीप्लाई बाय 1.03, तो ये आया सी एफ इंटू 49, ऐसा आया मेरा सी एफ इंटू 49 बराबर। तो सी एफ कितना हो जाएगा, 40 लैक्स अपॉन 49, हाँ 81,628 बराबर। और कोई डाउट है? फिफ्थ वाला हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ये ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें बहुत क्लोज ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें कैलकुलेटर का क्या ट्रिक है वो अगली क्लास में करेंगे, बाकी सब क्लियर है? ठीक है चलो, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो बाय।